हेलो एवरीवन। तो आज हमने देखना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कि मून के ऊपर एक ऑब्जेक्ट का क्या वेट होगा। देखिए अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के ऊपर क्या वेट होता है ऑब्जेक्ट का, हमने ये डिस्कस किया था। तो देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ है, अर्थ के पास है, ठीक है, उसके थोड़ी सी दूर है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। और ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है? दिस फोर्स इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स ही जो है वो ऑब्जेक्ट का वेट है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। और सेम इज द केस इन मून। जब भी मून किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा अपनी, ठीक है, मून भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो भी किसकी वजह से होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। और दिस फोर्स इज द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सेम इज द केस इन मून। बट अब देखिए डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इनके मासेस में, कि जो अर्थ है इसका मास जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ द मून। ठीक है, देखिए मास ऑफ द मून इतना है 7.36 इंटू 10⁻22 kgs और मास ऑफ द अर्थ है 5.98 इंटू 10⁻24 kgs। तो देखिए मून का जो मास है वो अर्थ से काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनके वेट में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, वेट में डिफरेंस आएगा और किस में आएगा? अगर इसका मास कम है तो मतलब ये फोर्स भी कम एग्जर्ट करेगा अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? फोर्स हमारी होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब देखिए जो जी है इसकी तो एट अ गिवन पॉइंट देयर इज कांस्टेंट वैल्यू हमने निकाली थी 9.8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स हमारी जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम एग्जर्ट होगी और अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा एग्जर्ट होगी। अब यहाँ पर ये मास जो है वो कम है तो जो फोर्स है वो भी कम लगाएगा मून ऑब्जेक्ट के ऊपर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों कम फोर्स लगाएगा? क्योंकि उसका मास जो है वो कम है अर्थ से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेट में क्या डिफरेंस आता है, वेट कितना कम ज़्यादा होता है मून के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हमने हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या बोलता है? देखिए वो बोलता है कि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। और जो हमारी फोर्स है वही हमारा वेट है। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो फोर्स अर्थ लगा रही है अब ऑब्जेक्ट के ऊपर वही हमारा वेट है, या फिर जो फोर्स मून लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर वही जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून है। ठीक है, तो W वेट इज इक्वल्स टू GMM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून को मैं डिनोट कर रही हूँ WM के साथ। ठीक है, ये क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ये किसके बराबर हो जाएगा? अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G तो सेम रहेगा। दिस इज मास ऑफ द मून, इसको मैं M से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज रेडियस ऑफ द मून, इसको मैं RM से डिनोट कर रही हूँ, रेडियस ऑफ द मून को इसका स्क्वायर। ठीक है, और वेट ऑफ द अर्थ क्या होगा? Same gravitational constant G. This is ME is the mass of earth, M is the mass of the object upon radius of the earth RE का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और मैंने मास ऑफ, और यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑलरेडी जो है वो मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून एंड रेडियस ऑफ द मून ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुट कर देनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वेट ऑफ द मून। ठीक है, तो वेट ऑफ द मून हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को। ठीक है, मास ऑफ द मून देखिए कितना है? मास ऑफ द मून इज 7.36 इंटू 10⁻22 kgs इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस का स्क्वायर। RM इज द रेडियस ऑफ द मून, वो कितना है? 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इतना मेरे पास। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका WM हमारे पास आ जाएगा 2.431
इंटू 10⁻10 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 इसको लिख लेते हैं, मास ऑफ वेट ऑफ द मून। अब हम निकालते हैं वेट ऑफ द अर्थ। सेम हम जब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे सारी, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को हम ऐसे रहने देंगे, मास ऑफ द अर्थ इज दिस, ठीक है, ये पुट करेंगे इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं इसको m, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर हम ये पुट करेंगे एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट हमारे पास आ जाएगा WE विल बी 1.7474 इंटू 10⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू m। इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें हमने अर्थ और मून की वैल्यूज डाली हैं, मास और उसके रेडियस की वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये आ गया वेट ऑफ द मून और ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ द अर्थ। अब देखिए हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है दिस इक्वेशन को बाय दिस इक्वेशन। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करके WM अपॉन WE, हमने इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.431 इंटू 10⁻10 G इंटू M अपॉन 1.474 इंटू 10⁻11 G इंटू M। ठीक है, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया ऊपर से नीचे। ठीक है, तब हमारे पास क्या बच गया, WM अपॉन WE विल बी 2.431 इंटू 10⁻10 अपॉन 1.474 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। फर्दर व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल हैव WM अपॉन WE, इट विल बी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.165 एंड इट अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, WM दैट इज वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द मून बाय वेट ऑफ द अर्थ हमारे पास किसके बराबर आ गया, 1/6 के बराबर। ठीक है, दैट इज वेट ऑफ द मून इज इक्वल्स टू, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर ले आएंगे, वेट ऑफ द अर्थ। सो वेट ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन या गड़बड़ नहीं करनी है जैसे मैंने अभी कर दी थी। दिस इज, ये वेट ऑफ द मून नहीं है, दिस इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून विच इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। WM इज नॉट वेट ऑफ द मून, इट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, और दिस इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। और देखिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने निकालना था मून के ऊपर, वो किसके बराबर है, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। देखिए कितना कम है वो। ठीक है, मून के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट कितना कम है, 1/6 है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। अगर इसी को हम इसे दूसरे ऐसे देखते हैं, वेट ऑफ द ये किसके बराबर जाता है, 6 वेट ऑफ द मून के बराबर। ठीक है, वेट ऑफ द अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना होता है, जितना 6 टाइम्स है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, किसके बराबर है, वेट ऑफ द अर्थ के 6 पार्ट्स। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इतना कम है ये। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा ये जो है वो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगर, और ये क्यों है, क्योंकि वेट जो मास है मून का वो कम है मास ऑफ द अर्थ के। अगर ये दोनों बराबर होते, अगर इसका मास और इसका मास, अर्थ का मास और मून का मास बराबर होते, तब ये डिफरेंस नहीं आना था। तब दोनों हमारा ऑब्जेक्ट का वेट जो हमारा मून के ऊपर होना था वही हमारा अर्थ के ऊपर होना था। ठीक है, बट मून का जो मास है वो अर्थ के मास से बहुत कम है, इसलिए जो हमारा वेट है वो भी मून के ऊपर जो है वो कम है हमारे वेट जो हमारा है अर्थ के ऊपर उससे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट यहाँ पर मानिए अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो जितना मेरा यहाँ पर वेट होगा अर्थ के ऊपर, मेरा वेट जो है वो 6 टाइम्स जो है वो कम होगा मून के ऊपर।
All right. So this was our today's video. Thank you.